नमस्कार दोस्तों, एपीजीएस में स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। दोस्तों, आइए आज हम लोग अध्याय 2 ठीक एनसीईआरटी बुक का बायोलॉजी का अध्याय 2 आज हम लोग पढ़ते हैं, भोजन के घटक। ठीक, आइए आज हम लोग भोजन के घटक के बारे में देखते हैं कि भोजन कहाँ से आता है और कैसे आता है। ठीक, अध्याय 1 में हमने उन खाद्यान्न पदार्थों की सूची बनाई थी जिसे हमें खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था। ठीक, तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। ठीक, एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे चावल में सांभर तथा भिंडी हो सकती है। ठीक, इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। ठीक, सब्जियां हो सकती हैं। ठीक, सब्जियां हो सकती हैं। ठीक, आइए हम लोग क्रियाकलाप 1 के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकता है। ठीक, इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल है। ठीक, शामिल हो सकते हैं। ठीक, इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। ठीक, अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। ठीक, इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाए गए विधि से पूरा कीजिए। ठीक, कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। इनमें से कुछ लोग के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। ठीक, आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों इस तरह के हमारे शरीर में विशेष व्यंजनों के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, आइए। ठीक, हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। ठीक, इस कच्ची सामग्री के संगठन क्या हैं। ठीक, इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुद्राक्ष तथा जल भी शामिल हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। ठीक, क्या सभी खाद्य पदार्थ में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ सारणी विधि से हम यह जान सकते हैं। ठीक, कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित हैं? ठीक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल हैं। आइए हम इन परीक्षणों को सारणी 2.1 में लिखें। ठीक, इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर, सल्फेट तथा कास्टिक सोडा बिल्लियों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परखनलियों तथा एक ड्राफ्टर की भी आवश्यकता होती है। ठीक, इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से पर्याप्त प्रेक्षणों को सारणी 2.1 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इन सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। ठीक, इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए तथा किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलय तत्काल उपलब्ध नहीं है तो
अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार कर सकते हैं। ठीक, आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित हैं। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड या शर्करा के रूप में होते हैं। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं कि आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदें टीचर आयोडीन को मिला दीजिए। ठीक, कॉपर सल्फेट विलयन में 100 मिलियन जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बना जाता है। ठीक, 100 मिलियन जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाते हैं। ठीक, यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2। ठीक, मंड के लिए परीक्षण। ठीक, परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलय की 2 या 3 बूंदें डालिए। ठीक, खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाला परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? ठीक, या नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। ठीक, इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में लिखिए। ठीक, आइए हम लोग प्रोटीन के लिए परीक्षण। ठीक, प्रोटीन के लिए हम लोग परीक्षण करते हैं कि क्या क्या होता है और कैसे होता है। ठीक, प्रोटीन के लिए परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परखनली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। ठीक, अब ड्रापर की सहायता से परखनली में 2 बूंदें कॉपर सल्फेट का विलय तथा 10 बूंदें कास्टिक सोडा का विलय डालिए। चित्र 2.2। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परखनली का पदार्थ बैगनी रंग का हो गया? ठीक, बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थ के अल्प मात्रा लीजिए। इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें कागज फट न जाए। ठीक, अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकार के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? हाँ। ठीक, कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सूखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया तो वह सूखा जाए। ठीक, इसके बाद यदि यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। ठीक, ये परीक्षण क्या दर्शाता है? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उस सभी खाद्य पदार्थ में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ में या एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें
से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो। इनमें हमने तीनों पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। प्रोटीन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों को हमें क्या आवश्यक होता है? ठीक, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? ठीक, मैंने आइए हम लोग देखते हैं कि विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। ठीक, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। ठीक, वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ठीक, आइए हम लोग और देखते हैं। ठीक, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर, ठीक, हमारे शरीर में प्रोटीन की क्या आवश्यकता होती है? ठीक, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वास्थ्य रखने के लिए होता है। ठीक, प्रोटीन युक्त भोजन को प्रातः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। ठीक, चित्र 2.5 में देखें। ठीक, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारे आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करता है। ठीक, विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक, इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। ठीक, विटामिन के एक समूह को विटामिन बी, ठीक, विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक, हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक, विटामिन ए हमारे त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। ठीक, विटामिन ए जो है हमारे त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियां और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विटामिन से भरपूर भोजन चित्र 2.6 से चित्र 2.9 में देखिए। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, हमारा शरीर में भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनता है। ठीक, जो हम लोग सूर्य के धूप लेते हैं उससे हमारे शरीर में विटामिन डी मिलता है। ठीक, कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाता है। ठीक, अलावा कि हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर की उपस्थिति, विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा कि फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकता है। ठीक, उदाहरण में चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होता है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। ठीक, इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारीय रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। ठीक, आहारीय रेशों रुद्राक्ष के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक, हमारे खाने में रुद्राक्ष की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादकों से होती है। रुद्राक्ष के मुख्य स्रोत साबुन, खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां हैं। रुद्राक्ष हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। ठीक, रुद्राक्ष बिना बचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ठीक, जल
भोजन में उपस्थित पोषकों की अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है या कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन जंतुओं से प्राप्त होता है, ठीक, वह वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, ठीक, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। क्रियाकलाप 3, ठीक, एक टमाटर अथवा नींबू जैसे कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? हम देखते हैं कि कोई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। जिसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उससे जल डालते हैं, ठीक। 2.3 संतुलित आहार क्या होता है, ठीक। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं, ठीक। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुद्राक्ष तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलन आहार कहते हैं, ठीक। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रत्येक जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं, ठीक। आइए हम लोग देखते हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, ठीक। कड़वी भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिश्री रोटी, थेपला, अनाज व दालें से बना, ठीक। केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध हैं तथा सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजक कई पोषक उपलब्ध कराते हैं, ठीक। इसीलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है, ठीक। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, ठीक। इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इससे पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतार कर यदि सब्जियां और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि इनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं, ठीक। सब्जियां और फलों को त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं, ठीक। आइए हम लोग देखते हैं, ठीक। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने से आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवण की हानि हो सकती है, ठीक। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें?
ठीक। बुर्जों ने सोचा कि हर समय ठीक वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक टोकरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। ठीक, क्या ऐसा नहीं होता है? अतः इसने तली हुई चीज़ें, ठीक, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। ठीक, क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। ठीक, हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनता है। ठीक, आइए, ठीक, 2.4, ठीक, अभाजन्य योग, ठीक, अभाजन्य रोग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, अभावजन्य रोग क्या होता है? ठीक, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो सकती है। यदि यह कमी लंबे अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृति उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभाज्य रोग कहते हैं। ठीक, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा हो तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि अथवा अमरूद होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारी और पेशियां आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ठीक, ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुबला हो जाएगा कि चलते में भी वह असमर्थ होगा। ठीक, विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव में विभिन्न रोग अथवा विकृति हो सकता है। ठीक, इसमें से कुछ 2.5 में दर्शाएं। ठीक, सभी अभाज्य रोगों को रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। ठीक, इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश किया है कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजनों में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का विवरण अन्य है। यह विवरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।